गर्ल्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो जो है ख़त्म हुआ था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग कर रहे थे। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर रहे थे और हमने किया था कि हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हम इसको बेसिक मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल से फिर 3 सेक्टर मॉडल और फिर 4 सेक्टर मॉडल पर ले जाते हैं। तो इकोनॉमी कैसे काम करती है इसको हम समझ रहे थे। तो ये मॉडल आपको पेपर में नहीं आएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप नेशनल इनकम मेज़रमेंट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना पड़ेगा। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको करना पड़ेगा। तो हम 3 सेक्टर मॉडल कर रहे थे। कल का हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था, तो उसमें हमने किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर है। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर मॉडल के अंदर मिनिमम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर चाहिए होते हैं इकोनॉमी की वर्किंग के लिए। लेकिन जो प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए से इसके जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उससे वो डिमांड भी करती है, और हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्ट्री प्रोडक्शंस को हायर भी करती है। मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर के साथ इसका प्रोड्यूसर सेक्टर के जैसा संबंध होता है और प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ इसका हाउस होल्ड जैसा संबंध होता है। तो इससे इकोनॉमी की फंक्शनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। फ़र्क अलग फंक्शन क्या है जो गवर्नमेंट सेक्टर प्ले करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, दूसरी तरफ से सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट के इस टैक्स और सब्सिडी लगाने के कारण क्या होता है, जो इनकम के रूप में फैक्ट्री इनकम के रूप में जो हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिलता है प्रोड्यूसर सेक्टर से, और जो पैसा इसको इनकम के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है, और प्राइस के रूप में जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाता है, प्राइस के रूप में, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, तो इन दोनों के रूप में जो पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है इस वैल्यू के। मतलब कि 100 रुपये यहाँ से यहाँ जो 100 रुपये फैक्ट्री इनकम के रूप में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर टैक्स लग गया तो वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। 10 रुपये का अगर गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगा लिया तो यहाँ पर 10 रुपये चले गए और 90 रुपये यहाँ पर जाएंगे। तो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में एक शब्द आता है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या, ये फिर से एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं। इसको डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोहरी गणना की समस्या क्या होता है, जब हम 2 सेक्टर मॉडल के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि या तो सिर्फ इस फैक्ट्री इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्ट्री इनकम के अंदर क्या होता है, जितना भी पैसा हमने वेजेस के रूप में दिया, प्लस में जितना भी पैसा हमने प्रॉफिट के रूप में दिया, और जितना भी पैसा हमने रेंट के रूप में दिया, और जितना भी पैसा हमने इंटरेस्ट के रूप में दिया, हम इस सारे अमाउंट को ऐड करके निकाल लें तो भी हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। या फिर हम क्या करें, जो पैसा गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, इसको तो बोला जाता है इनकम मेथड, ये हमारा डिटेल में आगे चलेगा। इनकम मेथड, जब हम जितनी भी फैक्टर प्रोडक्शन को जितना भी पैसा इनकम के रूप में मिलता है, या तो हम उसको ऐड कर ले तो भी हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है, या फिर हम प्रोडक्ट मेथड को अपना लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि जितना भी पैसा इस प्रोड्यूसर सेक्टर को इस हाउस होल्ड सेक्टर से इनकम के रूप में, प्राइस के रूप में, जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पे जो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचता है, इसके रूप में इस प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलता है। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं जो वैल्यू एडिड मेथड था, उस वैल्यू एडिड मेथड से हम क्या कर ले, हर एक फर्म के वैल्यू एडिशन निकाल लें, और उसको जब हम ऐड कर लेते हैं सारी फर्म्स के वैल्यू एडिशन को, तो उस वैल्यू एडिशन को 1 से लेकर n,
तो वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट निकलता है, या फिर इसको दूसरी टर्म में हम काउंट कर लेते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस को उनकी क्वांटिटी से, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और आई की वैल्यू 1 से लेकर एन कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो इसको जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, नेशनल इनकम। कहने का मतलब है जितना भी सामान यहाँ पर उत्पादित किया है उसके बाजार मूल्य को हम जोड़ ले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से हम जो इनकम निकालते हैं वो मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड कहलाता है। तो इसमें हम प्रोडक्ट का प्राइस ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, फैक्टर इनकम को ले लेते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो हम इस मेथड को अपना सकते हैं, चाहे इसको, हम इन दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे कि इसकी भी इनकम को ऐड कर लिया और इसकी भी इनकम को। अगर हम ऐसा करेंगे तो वही 100 रुपये हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यही दोहरी गणना की समस्या है। तो दोहरी गणना की समस्या को हम अंत करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था, हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ऐड करते हैं। दोहरी गणना से समस्या से बचने के लिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोहरी गणना हो जाएगी अगर हम दोनों की इनकम को काउंट करेंगे। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, जब किसी भी वस्तु का मूल्य 2 बार आप राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं तो वो दोहरी गणना की समस्या कहलाती है। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हमें कैसे बचा जा सकता है, दोहरी गणना की समस्या से हम बच सकते हैं केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़कर। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़कर, ठीक है। तो अब हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो हम नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम इनकम मेथड अडोप्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड को। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, इनकम मेथड से जो इनकम आएगी वो प्रोडक्ट मेथड से जो इनकम आएगी दोनों बराबर होंगी, यानी कि VP प्लस R, इनसे जो इनकम आएगी या तो हम इसको ऐड कर लें या फिर हम क्या कर लें, ये F फैक्टर्स हैं, और या फिर हम क्या कर लें, I की वैल्यू 1 से लेकर N, जितनी भी कमोडिटी प्रोड्यूस की गई है और जितनी उनकी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है, हम उनके मूल्य को, ये प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम है, ये हमारी इनकम मेथड से नेशनल इनकम है, हम इनको ऐड कर लें तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से करें, दोनों से हमारी इनकम जो है वो इक्वलिटी आएगी। इसको इनकम इक्विटी के नाम से जाना जाता है कि किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट करें और हमारी नेशनल इनकम बराबर है। लेकिन जब गवर्नमेंट इसके बीच में एंटर कर जाती है तो वो क्या करती है, वो या तो टैक्स लगा देती है या सब्सिडी लगा देती है। जब वो टैक्स लगा देती है तो वो टैक्स किसका हिस्सा बन जाता है, वो इस प्राइस का हिस्सा बन जाता है। ये जो प्राइस होता है, प्राइस के अंदर क्या होता है, उसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्लस में टैक्स होता है। टैक्स कहाँ पर चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और प्राइस जो कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चली जाती है, और वही कॉस्ट फिर फैक्ट्री इनकम के रूप में यहाँ पर जाती है। यानी कि जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स के कारण ये वाली वैल्यू, टैक्स क्या होता है, मार्केट प्राइस का हिस्सा होता है। टैक्स कौन से वाला टैक्स है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर होता है, आप वस्तुएं खरीदते हैं, आपने देखा होगा कि उसके नीचे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल प्राइस, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो वो जो टैक्स होता है जो हम कीमत के साथ देते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम टैक्स दे रहे हैं। आप पेन खरीदते हो, आपको पता नहीं होता आप टैक्स दे रहे हो, और आप वो टैक्स दे देते हो, तो वो टैक्स मूल्य का ही एक हिस्सा होता है। और वो क्या होता है कि प्रोड्यूसर जब वस्तु को बाजार में बेचने के लिए आता है तो वो गवर्नमेंट को दे चुका होता है, लेकिन उस टैक्स को प्राइस में ऐड कर देता है, और वो जो टैक्स होता है वो आपकी पॉकेट से निकलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फैक्ट्री इनकम और जो प्रोडक्ट मेथड से जो इनकम कैलकुलेट की जाती है उनमें डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर ये जो आपकी इसको हम मार्केट प्राइस पर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट। जब आपका टैक्स लगता है तो आपका जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो मार्केट प्राइस से
कम होता है। यानी कि जब फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम टैक्स ऐड करेंगे, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तब जाकर ये मार्केट प्राइस के बराबर होगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी के रूप में क्या होता है, सब्सिडी के कारण ये प्राइस कम रह जाता है और सब्सिडी जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर सेक्टर को देती है और वो फैक्टर इनकम में उसको ऐड कर देता है। तो जब वो सब्सिडी देती है तो वो सब्सिडी किसका हिस्सा होती है, वो सब्सिडी आपका मार्केट प्राइस में सब्सिडी ऐड करते हैं तो वो फैक्टर इनकम के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन कब इक्वल होती है, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट में जोड़ा जाए और जो सब्सिडी होती हैं वो मार्केट प्राइस में जोड़े जाते हैं। तो इसका जो नेट हम वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास कैसे निकल कर आती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स, माइनस ये टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी के नाम से जाना जाता है, और सब्सिडीज़। ये सब्सिडीज़ यहाँ प्लस में थे, बाहर माइनस साइन कॉमन का निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ आपको, ये आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, टैक्स इधर से उधर लेकर जाएंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स हो गए और सब्सिडी यहाँ पर प्लस में थी तो ये सब्सिडीज़ होगी। यानी कि जब मार्केट प्राइस के अंदर से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे तब जाकर हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, टैक्सेस इसमें से माइनस होंगे और सब्सिडी इसमें ऐड होगी। तो ये जो दोनों हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। तो कैसे इसको करेंगे, इसको हम दोबारा लिखते हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। नॉर्मल हम करते हैं कि मार्केट माइनस साइन अगर हम बाहर निकाल लें तो ये क्या बच गया, इसके आगे माइनस था, माइनस बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, प्लस रह गया, और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कॉमन तो तभी है ना, तो यहाँ पर ये सब्सिडीज़ आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, यानी कि इतना पैसा सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ले लिया और इतना पैसा सब्सिडी के रूप में दे दिया। निकाल किसके रूप में दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे किसके रूप में दिया, सब्सिडीज़ के रूप में। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि नेट गवर्नमेंट ने कितना पैसा बाहर निकाल लिया। तो फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, मार्केट प्राइस, तो हमारा जो फैक्टर कॉस्ट होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। यानी कि जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है टैक्सेस इसमें से माइनस हो चुके हैं और क्या कहते हैं, सब्सिडी इसमें ऐड हो चुकी है। और जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है टैक्सेस इसमें ऐड हो चुके हैं और टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडी इसमें से माइनस है। यानी कि हमने टैक्स और सब्सिडी का जो नेट डिफरेंस ले लिया वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आईटी माइनस एस जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारी जो हम टर्म्स कर रहे थे, जो हमने टर्म्स ये कर रहे थे, हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो टर्म्स आती है, जो 4th पोजीशन पर था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसका डिफरेंस किसके रूप में आता है, वो डिफरेंस आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। अगर वो फैक्टर कॉस्ट है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो चुके हैं, और अगर वो मार्केट प्राइस पर है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड है। फैक्टर कॉस्ट तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए ना, आप इसमें कंफ्यूज मत हो,
फैक्टर कॉस्ट जब कर रहे हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो चुके हैं, यानी कि फैक्टर कॉस्ट जब आ रहा है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से बाहर निकलेंगे, तभी जाकर फैक्टर कॉस्ट आएगा। और जब ये मार्केट प्राइस पर आ गया तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर आ जाएगा, या और ये प्लस माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा। इसको रीराइट करके हम देख सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये माइनस का साइन है तो प्लस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, और जीडीपी एट एमपी हो गया, यानी कि जीडीपी किसके बराबर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है। नेवर कन्फ्यूज्ड इन दिस गर्ल्स, बच्चे हमेशा इसमें गलती कर जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि जब हम फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के आगे माइनस का साइन है, और जब हम मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के आगे प्लस का साइन है। तो यहाँ पर जब हम 13 जो एग्रीगेट हम नेशनल इनकम के निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस है, मार्केट इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस है फैक्टर कॉस्ट में, फिर इसमें ऐड हो जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर इसमें माइनस हो जाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यहाँ पर फिर आपका प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि मार्केट प्राइस में। अब हमारे पास ये नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट आ गए हैं। सबसे पहला है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक ग्रोस का मतलब है कि इसके अंदर घिसावट का मूल्य शामिल है, डोमेस्टिक का मतलब इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय शामिल नहीं है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है। इसको हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल है तो घिसावट का मूल्य इसमें से माइनस नहीं किया गया है, यानी कि घिसावट का मूल्य इसके अंदर शामिल है। नेट फैक्टर इनकम क्योंकि डोमेस्टिक है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रोड इसमें शामिल नहीं है, और चूंकि ये मार्केट प्राइस पर है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसके अंदर शामिल है। उसके बाद है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि नेट है तो डोमेस्टिक डेप्रिशिएशन यानी कि घिसावट का मूल्य इसमें से माइनस है। हिंदी में इसको बोलेंगे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और इसका जब हम मूल्य निकालते हैं तो इसमें से ये घरेलू है तो विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय इसके अंदर शामिल नहीं होगी, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी, क्योंकि ये साधन लागत पर है तो इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल नहीं होगा। और इसी प्रकार से अब आपको आगे का खुद से करना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसके बाद है फैक्टर कॉस्ट है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय, अब शब्द क्या आ गया, राष्ट्रीय। इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद बात आ जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको देखना है कि डेप्रिसिएशन इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। शुरू के मैंने आपको बताए हैं वही प्रोसीजर चलेगा। ग्रोस है तो ऑब्वियसली है डेप्रिसिएशन की स्थिति क्या होगी, एन है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसमें शामिल होगी या नहीं होगी। मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, आपको तीनों चीज़ें देखनी है। उसके बाद एनएनपी एट एफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। उसके बाद है इसको हिंदी में बोलेंगे साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और लास्ट एग्रीगेट है बाजार कीमत पर, सॉरी एमपी है ये, बाजार कीमत पर
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये 8 एग्रीगेट हैं और इन 8 एग्रीगेट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनसे हमारी अलग अलग जो इकोनॉमी का स्टेटस है वो पता चलता है। इन 8 एग्रीगेट में जब हम नेशनल इनकम कहते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमारा जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ये वाला जो एग्रीगेट है ये असल में हमारी नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन कीमत पर साधन की आय पर जो हम साधन लागत पर जो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो मूल्य हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद अगली बात आ जाती है कि ये जो एग्रीगेट्स हैं इनमें कन्वर्जन्स होते रहते हैं। कन्वर्जन्स हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, जब हम 12th तक करते हैं, 12th में इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। जिन लड़कियों ने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ पर कन्वर्जन्स भी आते हैं 2-2 नंबर में। लेकिन आपको यहाँ पर कन्वर्जन्स नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया और आपसे पूछा जाता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आप कैसे निकालेंगे। तो सीधा सा क्या है, घिसावट का मूल्य दे दिया जाएगा, इसमें से घिसावट का मूल्य माइनस कर देंगे तो जी से एन में बदल जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। डी है इसको चेंज ही नहीं करना है, पी है। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं होते हैं और इसमें शामिल होते हैं, तो यानी कि इसमें शामिल होते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन्स आती हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है ताकि कल को आप किसी को भी इकोनॉमिक्स बताओ तो आपको ये बेसिक्स क्लियर हो। अदरवाइज़ आपकी ग्रेजुएशन में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते। आपको जो ये कंसेप्ट्स बताए हैं मैंने, ये कंसेप्ट आपकी 2-2 नंबर की डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन लिखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन लिखिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन लिखिए। तो डेफिनेशन आपको जब आप पढ़ते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि ये आय मेथड से निकाला गया है, इनकम मेथड से ये एग्रीगेट निकाला गया है और इस एग्रीगेट का मतलब क्या है। इस एग्रीगेट को हम जब इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन करेंगे तो इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होगा। जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस करेंगे या फिर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आ जाता है। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी: एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं के सकल बाजार मूल्य का जोड़ जो है वो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। सकल क्योंकि ग्रोस है, प्रोडक्ट मेथड हमने अपनाया है, यानी कि हमने कैसे नेशनल इनकम को निकाला है, जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की गई थी उनके प्राइस को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं थी उनके बाजार मूल्य को हमने जोड़ लिया तो हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। इसी प्रकार से जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि हमने इनकम मेथड को अडॉप्ट किया है। इसकी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी जाएगी? साधन कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में साधनों द्वारा लगान, वेजेस, लाभ, प्रॉफिट, ब्याज, इंटरेस्ट और रेंट, किराए के रूप में जो भी साधन आय अर्जित की गई है उसका जोड़ क्या कहलाता है? वो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन कह लेंगे। ये साधनों द्वारा अर्जित आय है, ये आपका बाजार में वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ है। दोनों एक वित्तीय वर्ष में है, इसमें भी समग्र बिना घिसावट के सभी साधनों द्वारा अर्जित साधन आय को शामिल किया गया है। इसमें सभी उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य का सकल बाजार मूल्य का जोड़ इसमें लिया गया है। तो ये आपके 8 एग्रीगेट नेशनल इनकम के बनते हैं। उसके बाद आपके
हम बुक में इसको कंटिन्यू करते हैं। आपकी जो बुक है मैंने आपको बताई थी, ये वीके पब्लिकेशन की है। चूँकि हमारा कानपुर जो है बोर्ड है, यूनिवर्सिटी हमारी कानपुर है, तो कानपुर का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग बीके पब्लिकेशन की कोई बुक नहीं है। तो हमें एक दो तीन इनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स हैं या एक ही यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं अलग अलग सालों की, उसमें से देखना पड़ेगा। तो ये आपकी समष्टि अर्थशास्त्र MDU की बुक है बीके पब्लिकेशन की, लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। तो इसमें आप नेशनल इनकम, मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, सेकंड और थर्ड चैप्टर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे दूसरी बुक में चले जाते हैं। इसमें फोर्थ चैप्टर आपको नहीं करना है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर हमारे इसी बुक में से चलेंगे। तो ये मैंने जो आपको अभी कंसेप्ट करवाया है ये इन तीनों चैप्टर्स में से लिया गया है। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको घरेलू उत्पाद की शुद्ध और सकल अवधारणाएँ करवाई हैं। मैंने आपको बाजार कीमत तथा मूल कीमत के रूप में घरेलू उत्पाद का मूल्य मतलब समझाया है। GDP एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज़, ये मैंने आपको करवाया है। उसके बाद मैंने आपको उत्पाद मूल्य वृद्धि और सर्जित आय, प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन और इनकम जनरेटेड, ये मैंने आपको करवाया है। ये सारे यही कंसेप्ट हैं, 8 एग्रीगेट्स जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्थाओं में असंगठित क्षेत्र है, इसको आप रीड कर लें। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसमें लगान, ब्याज, लाभ, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ये एक शब्द है। इसका मैं मीनिंग आपको बताती हूँ कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी उत्पादन क्रियाएं होती हैं, उन उत्पादन क्रियाओं के अंदर एक जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है उसमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि कई बार ये लगान, ब्याज और लाभ ये इकट्ठे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे एक किसी दुकानदार ने दुकान खोल ली है या एक डॉक्टर है जो अपनी क्लिनिक चला रहा है, वहाँ पर जो उसने क्लिनिक खोल ली है वो उसने अपनी ही जगह में खोल ली, उसने किसी से बाहर से ज़मीन को किराए पर नहीं लिया है, तो वो वहाँ पर रेंट देगा, वो खुद को ही देगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि कंपाउंडर जो दवाई देता है उसकी जगह पर जो लेबर है वो वहाँ कंपाउंडर दवाई देता है, उसकी जगह पर वो खुद ही काम कर रहा है। तो वो कंपाउंडर को देने वाली दवाई वो खुद दे रहा है, तो वो वहाँ पर वेजेस के रूप में जो पैसा ले रहा है देगा, वो भी वो खुद से ही काम कर रहा है। इसी तरह दुकानदार किसी बाहर लड़के को रखने की बजाय वो खुद ही सामान ग्राहकों को बांध कर दे रहा है, तो लेबर का काम वो खुद कर रहा है। तो वहाँ पर उसका जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर ही उसका लगान भी और लाभ भी, उसकी पूंजी अपनी है, ज़मीन को वहाँ पर जो उसने सेटअप किया है, पैसा उसका अपना है, उसने किसी बैंक से या किसी से उधार नहीं लिया है, तो उसका ब्याज भी वो स्वयं को दे रहा है। तो वहाँ पर लगान, ब्याज, लगान, ब्याज और पारिश्रमिक को लाभ के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। तो वहाँ पर इसको 4 अलग अलग हिस्सों में काउंट करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर एक एडिशनल ऐड कर देते हैं, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। मिश्रित आय का मतलब है कि उसके अंदर लगान भी शामिल है, उसमें ब्याज भी शामिल है, उसके अंदर लाभ भी शामिल है और उसमें मजदूरी भी शामिल है। तो ज़्यादातर ऐसा असंगठित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जब हम निकालते हैं तो आय विधि इसको बोलते हैं, और आय विधि में इन सब की आय को जोड़ा जाता है। इनके साथ साथ स्वनियोजित की मिश्रित आय भी जोड़ी जाती है। ये वही हैं कन्वर्जेंस जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो देश के अंदर होते हैं या फिर जिनकी आर्थिक गतिविधियां देश के भीतर होती हैं। NRI जो होते हैं वो दूसरे देशों में अपनी साधन आय को देते हैं, वहाँ से साधन आय अपनी सेवाएं देते हैं और बदले में वहाँ से साधन आय अर्जित करते हैं, तो वो NRI होते हैं। तो राष्ट्रीय आय केवल सामान्य निवासियों की विशेषता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ बिल्कुल पिछले वीडियो में। अब मैं आपको सिर्फ बुक के हिसाब से मैं आपको ये बताती हुई चल रही हूँ कि ये किस प्रकार से है। आप इसको रीड कर लें साथ के साथ कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करना
नहीं है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जिन लड़कियों के पास बुक नहीं है वो इसमें से इसको रीड कर सकती हैं। ये है कि डेप्रिसिएशन को इम्पोर्टेंट क्यों है, डेप्रिसिएशन को काउंट करना, क्यों हम डेप्रिसिएशन को ग्रोस का मूल्य लेते हैं, शुरू में ही नेट का क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि टूट फूट से हमें पता लगता है कि हम उत्पादन क्रिया कर रहे हैं, हमने 5 रुपये की इनकम कमाई और 6 रुपये अगर हमने डेप्रिसिएशन में घिसावट में कमा दिए तो हमारी ग्रोस जो नेट इनकम है वो माइनस में ग्रोस से कम चली जाएगी। तो इसलिए ग्रोस का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ग्रोस और नेट का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे लॉसेस कितने, वियर एंड टीयर कितना है, जितना हमने कमाया है क्या सारा का सारा हमने मेंटेनेंस में तो नहीं लगा दिया। तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। इसमें 2-2 नंबर के ही क्वेश्चंस बनेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें कि किस प्रकार से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। घिसावट क्या है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के सेवाओं का अंतर निर्धारित किए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। व्हाट इज़ GDP, इसमें से 16 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, आप इसको देख लें। उसके बाद है मेज़रमेंट, राष्ट्रीय आय का माप और संबंधित समुच्चय है। इसमें आय का चक्रीय प्रवाह है। चक्रीय प्रवाह आपको सिर्फ समझना है, आपके सिलेबस में ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको रीडिंग के लिए आपको मैं कंसेप्ट आपका कंटेंट आपका सारा भेज रही हूँ, तो आप इसको एक बार पढ़ ज़रूर लें समझने के लिए। मैंने आपको केवल 2 क्षेत्र और 3 क्षेत्र करवाए हैं। मैंने आपको अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र नहीं करवाए हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल मैंने आपको नहीं करवाया है। मैं अभी आपको वीडियो इसकी ज़रूर भेज रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसको करवा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है और पेपर में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसे तो ये भी नहीं आता है क्योंकि आपके सिर्फ मेथड्स हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स कौन से किए जाते हैं, और वो हमारे 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। मैंने अभी आपको केवल 2 ही मेथड बताए हैं, तीसरा मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है, इसके बीच ही इंक्लूडेड है, जो आय के चक्रीय प्रवाह से जुड़ा हुआ है, जो आपको समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। व्हाट आर द इंजेक्शंस एंड लीकेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह में से जो समावेश और क्षरण है उससे आप क्या समझते हो, तो इसका एक छोटा वीडियो मैं आपको बनाकर भेजूँगी, ठीक है। ये 2 नंबर में ही क्वेश्चन आता है, समावेश और क्षरण से आप क्या समझते हैं।